आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपके पास आवाज़ स्क्रीन वीडियो सब ठीक है। इमरान अहमद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल सेट। चले भाई, अल्लाह का नाम लेते हैं, आज का ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। शहबाज साजिद वालेकुम सलाम। आप सारे बच्चे ठीक हो, खुश हो? अच्छा दोस्तों, आज का ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा है नए बैच की बिगिनिंग के लिए। और हमारा जो पिछला बैच है, केट यानी सीएटी बैच 5, उसमें हमने जो लेक्चर्स डिलीवर किए थे उनको डे 1 से रिकॉर्डेड जो वर्जन था वो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन के बाद चंद दिन का गैप होगा, 2-3 दिन 4 दिन का गैप होगा। आपको उन दिनों में जो रिकॉर्डेड वर्जन है हमारा पिछला बैच का, वो देखने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और वो आपके पास थ्रू आउट रहेंगे। जो भी हमारे इस बैच में बच्चे आएंगे उनके पास पिछले बैच के सारा का सारा डेटा जो होगा अवेलेबल होगा। इसकी वजह यह है, चूंकि मैं से ओरिएंटेशन सेशन से पहले ही आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि हर दफा हर बैच में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से हमारा हर आने वाला बैच बेहतर से बेहतर तर होता जा रहा है। मुझे लगा था कि शायद बैच 5 जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। यानी बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बीच में, थोड़ा सा बीच में नहीं बल्कि एंडिंग ऑफ द बैच में मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। तो मंसूर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तो मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा, मगर मैंने फिर भी उसको कंटिन्यू किया। एक कोर्स उसका बाकी है हमारे बैच 5 का, वो मैं अभी आपके बैच के साथ यानी बैच 6 को अलग पढ़ाऊंगा। और बैच 5 का सिर्फ एक कोर्स था जो कि स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग के नाम से था। तो वो आप लोगों को यानी बैच 6 वालों को अवेलेबल नहीं होगा पिछले बैच में से। आपके पास जो अवेलेबिलिटी होगी वो तो करंट लेक्चर्स लाइव चलते रहेंगे हमारे। थोड़े से वक्त में, मे बी इन अ वीक और टू, इस्लामाबाद से फिजिकली इन सेशंस को डिलीवर किया जाएगा। तो मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले जो दो बातें बताना चाह रहा था आपको, पहली बात यह है कि आप सारे दोस्तों को जिनके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, वो पिछले बैच को भी अगर देखना चाहेंगे, ताकि उसको वो अपने फ्री वक्त में देख के और करंट बैच के जो लर्निंग होगी उस पे और बेहतर बिल्ड हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन होगा, अगर आप चाहेंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं इस केस में आपके पास कोई पिछले लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं होगी। सीएटी बैच 6 100% लाइव पढ़ाया जाएगा, फ्रेश और न्यू पढ़ाया जाएगा। ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इस तरीके से पहली बात आपके लिए ये वजाहत कर दी। दूसरी जो बात बतानी थी कि जो इस्लामाबाद में, पिंडी में, केपीके में हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो अगर चाहेंगे तो मैं इन सेशंस को इस्लामाबाद में ही फिजिकल क्लास की फॉर्म में डिलीवर किया करूंगा, जैसे मैं कराची से पहले करता था। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देख रहे होते थे और रिकॉर्डिंग या लाइव आ रहे होते थे। तो इंशाल्लाह आप इस्लामाबाद जो नॉर्थ के बच्चे हैं अब वो फिजिकली क्लास में आ पाएंगे। ठीक है? तो ये दो चीजें छोटी सी मेंशन कर दी। अब मैं आता हूं आज के सेशन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात से पहले शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमारी ओरिएंटेशन है और ओरिएंटेशन में आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और इस फील्ड के बारे में सारी बातें समझानी हैं। ठीक है? इस्लामाबाद की लोकेशन, बेटा मैं अभी करंटली क्लासेस ले रहा हूँ इस्लामाबाद में मनाबी स्कूल से। तो वहाँ पे फिजिकल जो है आप आ पाओगे, और F6 में इसकी लोकेशन है। ठीक है? तो एनीवे बेटा, आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं कि किस तरीके से बैच 6 को हम लेके चलेंगे।
कोर्स कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, प्रोफेशन के बारे में बातें सारी आपको बताऊंगा, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज से एक शुरुआत कर रहा हूँ। पिछले सेशन में मैंने कहा था मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और वो प्रिडिक्शन सही साबित हुई। हालांकि मुझे इल्म नहीं था, ये नहीं समझिएगा कि भाई मैं खुद एफबीआर में हूँ तो इस वजह से मुझे बातों का पता चल जाता है। बातों का मुझे पता चल जाता है मगर इसलिए कि ट्रेंड को देखते हुए, टेक्नोलॉजी और हालात को देखते हुए अंदाजा हो जाता है कि क्या वो कुछ हो रहा है। लास्ट बैच के स्टूडेंट्स इस बात की गवाही देंगे कि मैं आपको कहता था कि टेक्नोलॉजी का यूज अब टेक्स्ट में बढ़ता जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि ये टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के नाम से एक नई फील्ड जन्म ले रही है, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट टेक। ठीक है बिलाल बेटा, मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूंगा आपको कि मैं इस्लामाबाद में क्यों हूँ। ठीक है, और पोस्टिंग भी है, और थोड़ा सा यहाँ आने का वो पढ़ाने के हवाले से भी, इस तरफ चूंकि नॉर्थ की तरफ फिजिकल क्लासेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ रीजन है इस्लामाबाद आने की। बट बहरहाल मैं इस वक्त हेड ऑफिस एफबीआर में पोस्टेड हूँ। ओपीएस प्रमोशन का एक तरीक़ेकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रमोशन भी हो गया, और डेप्यूटेशन के बाद मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। एंड होने के बाद तो मुझे अब करंटली पाकिस्तान के एंटायर जो सर्विस लॉ की टैक्स लिटिगेशन है, जिसमें कस्टम्स, इनकम टैक्स के सारे अफसरान हैं और कुछ और जिम्मेदारियां हैं, देने का कहा गया था, तो मैंने बिस्मिल्लाह कहा और यहाँ आ गया। तो बहुत शुक्रिया बेटा, आपकी दुआएं चाहिए। तो हेड ऑफिस का फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने अब तक कराची में ही नौकरी की थी, एफबीआर में रहते हुए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रहते हुए। तो अब पाकिस्तान भर के लिए जो हम कराची से बैठ के खिदमत करते थे वो इस्लामाबाद से बैठ के करेंगे। ठीक है, इसकी मेरी बातों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आए आपके। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा एक अर्ज कर लूं। मेरा जो है ना इस वक्त गला बिल्कुल वो बैठा हुआ था, और आप सेशन मैंने रखा था 3 स्टूडेंट्स के लिए। एंड पे आपको पता है मैं किसी स्टूडेंट्स को भी नहीं दे रहा हूँ। तो मैं आप में से किसी का माइक ओपन है बेटा, माइक आप ये वाला ये हला है पानी आपने एक सेशन किया था सुबह से लेके और शाम तक, तो 7-8 घंटे पढ़ाया हुआ है, मगर फिर भी मेरा गला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जितना सुबह खराब था उतना ही खराब है, उससे ज्यादा खराब नहीं हुआ। वजह ये है कि जब आप पैशन के साथ चीजों को करते हो ना तो हालात खराब नहीं होते, मतलब बेहतर नहीं तो बुरे भी नहीं है। तो आप इंशाल्लाह थोड़े से वक्त में वो जो चीज सीख के मैं पढ़ाता हूँ ना, और के लिए तो रख रही वैसे हूँ ही। पूछा ना ये शहबाज बेटा शायद आपका माइक खुला हुआ है, काइंडली बंद कर दीजिएगा। अगर आप कहें तो मैं सबका माइक खुद ही बंद कर दूं। ओके चलें। तो जो बुनियादी बात दोस्तों मैं करना चाह रहा था वो ये है कि जो लास्ट सेशन की प्रिडिक्शन है वो सही साबित हुई है, और वो क्या है, रिसेंटली जो बजट आया उसके अंदर टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में टैक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आप सबको शायद इल्म हो कि फेसलेस ऑडिट के नाम से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले बजट से, यानी जो जून में बजट आया और उसका पहला टेक्निकली टैक्स ईयर होगा, वो शुरुआत हो चुकी है। और ये वो यूज है जो आगे चल के आप देखेंगे कि एक तरफ हमारे पास जो इस वक्त ये जो फेसलेस ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट बढ़ता बढ़ता एआई के यूज को एक ऐसी लेवल पे ले जाएगा कि आप एक टैक्स अफसर से नहीं बल्कि टैक्स बोर्ड से डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो एडवाइजरी में वो चेंजेस, टैक्स एडवाइजरी में वो चेंजेस जो पिछले 2 अटेम्प्ट से, 2 बैचेस से मैं बता रहा था, वो प्रैक्टिकली रियलिटी बन चुकी है। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज क्लास के बाद फौरी से ये जो फेसलेस सिस्टम आया है, ठीक है, फेसलेस क्यों कहते हैं और किस तरीके से ये होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फेसलेस को पहले स्टार्ट किया गया है ऑडिट विंग के साथ, फेसलेस ऑडिट। ओके, ये क्या है फेसलेस? आपको पाकिस्तान भर में फेसलेस का ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है। इस वक्त आप हमेशा, जैसे मिसाल लेने, आपका एक क्लाइंट है और वो कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, उसको ऑडिट का जब नोटिस आता है,
क्योंकि हमें टैक्स में कौन से काम करने पड़ते हैं सारे सिखाऊंगा अभी ओरिएंटेशन में। आप में से वो दोस्त जो बिल्कुल भी नए हैं टेंशन ना लें, कोई एडवांस लेवल की बातें नहीं होंगी, मगर बेसिक लेवल की बातों से लेके एडवांस पे आपको पहुंचाया जाएगा। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस रास्ते को हमने पिक किया, जो अंदाजे हमने लगाए एज अ प्रोफेशनल, वो सही साबित हो रहे हैं। हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई बिल्कुल सही रास्ता है जिसको आपने चुना है, और उसका फायदा लो, इसका एडवांटेज लो, क्योंकि बाकी लोग सोए हुए हैं। तो जब बाकी सोए हुए हैं उनको सोने दो, आप आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी का यूज अब आप देखेंगे किस तरीके से होगा कि आपको एक नोटिस मिलेगा। नोटिस कहाँ आएगा? नोटिस आएगा आपके आइरिस। आइरिस क्या है? आपका एक एफबीआर का इनलैंड रेवेन्यू का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल करते हो, उसके इनबॉक्स में आपको पता चलेगा और एक ईमेल आ जाएगा कि जी आपका ऑडिट हो रहा है। कौन ऑडिट कर रहा है? इस वक्त आपको पता होता है कि जी ये सलीमुल्लाह साहब हैं, जो एफबीआर के आरटीओ 2 के ऑडिट यूनिट 2 के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो ऑडिट कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो? सलीमुल्लाह साहब के पास जाते हो और आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारी चीजें उससे मिलते हो, प्रोड्यूस करते हो। ओके। अब एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आपको पता ही नहीं होगा कि ऑडिट कौन कर रहा है। सलीमुल्लाह क्या कलीमुल्लाह भी का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि फेसलेस है। फेसलेस का मतलब है उसकी पहचान नहीं है, पीछे बंदा होगा, इतना बता दूं, सुन लो। ये नहीं है कि शुरू में ही सिस्टम्स एआई के सिस्टम्स होंगे, नहीं नहीं। इस वक्त जो फेसलेस है उसके पीछे एल्गोरिथम्स हैं। जो अभी सिस्टम लॉन्च हुआ है, आप देखेंगे अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा, साल भर का टाइम भी आपके पास है अभी भी, जिसके अंदर आप इसको सीख लो। तो आपके जो पिछले सीनियर्स होंगे उनसे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा कि उनको तो टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं होगा। और जैसे जैसे आप देखते हो कि हर बैच में मैं चेंजेस करता हूं, तो इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस की हैं, क्योंकि नए सिस्टम के नए एडवाइजर्स तैयार किए जा सके। फेसलेस के थ्रू आपको पता तक नहीं होगा कि नोटिस किसने भेजा है भाई। पीछे सिस्टम में एक ऑफिस होगा और उसको भी नहीं पता होगा कि जी मुझे इस सफा, एक पहले इंसान होंगे फिर आगे चल के एंटायर डी आस्ता आस्ता वक्त के साथ एआई के आप देखेंगे कि एजेंट्स होंगे जो कि टैक्स पेयर्स का ऑडिट किया करेंगे। और आपका वास्ता इस टैक्स एडवाइजर वक्त के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यकीनन इसमें टाइम लगेगा। अब टाइम कितना लग सकता है? 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से जाती है। टेक्नोलॉजी का ट्रेंड ये है कि जब मोमेंटम बन जाती है ना, तो तेजी से चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो एक जेट बोट होगा, एक टैक्स बोट होगा, वो नोटिस भेजेगा। वो आप तो इसका मतलब क्या है कि इस दफा के सीएटी में हमें एक कोर्स ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है टैक्स टेक्नोलॉजी। और ऑब्वियस सी बात है, टैक्स टेक्नोलॉजी के लिए मुझे टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। मैं खुद भी हूं काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी एआई पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रिप है। बट ऑब्वियसली आई विल बी असिस्टेड बाय समवन जो कि एआई एक्सपर्ट होगा। ठीक है। तो जैसे अगली क्लास होंगी ओरिएंटेशन में, तो मैं आपको उनका तारुफ भी करा दूंगा और उनकी चीजें भी बता दूंगा कि ये एआई के एक्सपर्ट हैं और हमें असिस्ट करेंगे इस कोर्स में एआई सिखा, ताकि हम इस फेसलेस ऑडिट के जरिए एडवांटेज हासिल कर पाएंगे आगे आने वाले सिस्टम में। क्योंकि अब अगर सिस्टम ऐसा है तो आपके पिछले दोस्त जो होंगे, जो बड़े बूढ़े दोस्त हैं हमारे, वो टेक्नोलॉजी से इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आपका इस दफा का जो सीएटी का बैच है, उसमें एक कोर्स या एक कोर्स का हिस्सा टेक्स टेक्नोलॉजी के नाम से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। ठीक है। टेक्स टेक के नाम से हम एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस दफा, जिसके अंदर टेक्स और टेक्नोलॉजी के मर्जर को ऐड किया जाएगा। सबसे पहली बात ओरिएंटेशन की जो मैंने आपको अर्ज करनी थी, वो ये है कि एआई का यूज शुरू हो चुका है। अब एआई किस लेवल पे लेके जाएगा उस पे हमने नजर रखनी है। आप में से एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि इस्लामाबाद आने की वजह क्या है। दोस्तों, इस्लामाबाद आने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह भी है कि जहां पे फैसले होते हैं मैं वहां पे बैठना चाहता हूं, ताकि मुझे डायरेक्शन पता चल जाए कि किस तरफ हवाओं का रुख है, ताकि मैं भी उस तरफ रुख करके और उड़ने की कोशिश करूं, और उड़ने की कोशिश करना चाहता हूं। तो मुझे अगर अल्लाह ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि डिपार्टमेंट में हूँ,
डिपार्टमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे इजाजत दी गई है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैं फिर इसलिए चाहता हूँ कि उस चीज का जो मुझे अल्लाह वहां अपॉर्चुनिटी देता है सीखने का, वो सीखने की चीजों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों। तो आपके पास पहली बात जिसकी कंटेंट, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की कंटेंट, ये आपको मैं अर्ज करता हूं। और मैं साथ में आपको जरूर बताऊंगा कि ये टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के नाम से, ये जो अभी हम एज अ छोटा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट टेक के नाम से, ये अभी हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर आगे चल के हो सकता है 6 महीने में या साल भर में सिर्फ इस नाम से, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के नाम से, एक फुल फ्लेज डिप्लोमा लॉन्च करने की मैं कोशिश करूंगा। जो ऑब्वियसली मैं खुद नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मगर मेरी गाइडेंस में मेरा डिजाइन किया गया होगा, मगर टेक्नोलॉजिस्ट होंगे जो कि उस सिस्टम के माहिर होंगे, जिनसे मैं खुद सीखता हूं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में आप, अब फ्यूचर का मतलब 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, प्रॉपर यानी फ्यूचर की तरफ देखते हुए हमने आगे जाना है। वो स्किल अप स्किल करना है अपने आप को, अप स्केल करना है अपने आप को। तो इस दफा के सीएटी की नई बात क्या है, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का चूंकि लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में, एफबीआर ने कर दिया है, तो हम भी उसको सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। जिस दिन पहला नोटिस आएगा फेसलेस का किसी भी टैक्स पेयर को, तो आप सारे जो इस कोर्स में होंगे पहले से ही तैयार होंगे उसके लिए। ठीक है। क्योंकि देखिए जो लीगैलिटीज होती हैं वही समझ पाता है जिसको टेक्नोलॉजी का पता होगा। एक ऐसा टैक्स एडवाइजर जो टेक्नोलॉजी की बिल्कुल एबीसी को नहीं जानता, वो पुराने हवाले से तो बहुत अच्छा था, नए हवाले से वो डिसएडवांटेज पे हो जाएगा। ठीक है। आए अब हम जाते हैं कोर्स की कंटेंट पे और बाकी चीजों की तरफ, कि किस तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का ये जो इंट्रोडक्शन है, ये तो मैं लास्ट बेच में बोल रहा था, मगर लास्ट बेच तक कुछ हुआ नहीं था। देखें, प्रिडिक्शन थी मगर पाकिस्तान में था नहीं, तो मैं क्या पढ़ाऊं जो है ही नहीं, अब आ गया है, इस दफा से मैं पढ़ा रहा हूं आपको टेक्स्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं टेक्स्ट, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये आप देखेंगे वक्त के साथ बजाते खुद, जैसे मैंने कहा ना कि लास्ट बैच में मैंने एक फील आई थी कि भाई बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया है हमने। वो मैं आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा कोर्स, ताकि पूरा का पूरा कोर्स आप देख सको, और आगे भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो मगर वक्त के साथ आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, और बेहतर कर सकता हूँ, और बेहतर कर सकता हूँ, तो वो जो बेहतरी की जुस्तजू है ना, उसमें इस दफा इंशाल्लाह, जो पिछली दफा मैंने पढ़ाया था उसमें चंद चीजें मैंने ऐड करके और बेहतर कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि और बेहतर तरीके से आपको ये चीजों को कवर कराया जा सके। उसमें इस दफा मैं काफी केस स्टडी मेथड को यूज करूंगा। केस स्टडी मेथड का मतलब क्या होगा, क्योंकि मुझे अब असिस्टेंस हासिल है ऑब्वियसली किसकी, एआई की। तो एआई का प्रॉपर यूज करते हुए आप लोगों के लिए वो केस स्टडीज जो कि मैं पहले खुद बनाता था, यानी खुद बनाने का मतलब एक एक लफ्ज लिखना पड़ता था तो बहुत टाइम लगता था, अब मैं उसको कंटेंट देता हूं, वो मुझे लफ्ज दे देता है, तो फिर मुझको ठीक करने में होना अभी भी वही होता है जो मुझे करना है, क्योंकि कंटेंट मैं देता हूं उसको, मुझे लफ्ज लिख के देता है। तो मैं अब कम वक्त में ज्यादा केस स्टडीज बना सकता हूं। पहले जब केस स्टडी बनाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था, अब उसी उसी टाइम के अंदर मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा केस स्टडी मेथड को और बेहतर तरीके से यूज करूंगा। मटेरियल डेवलपमेंट के हवाले से भी इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी है। तो आपको कोर्स की, ये जो कोर्स है उसकी ओवरव्यू की तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एक टैक्स एडवाइजर को किस लेवल पे काम आना चाहिए, किस लेवल पे काम करता है। एक टैक्स एडवाइजर की 3 चीजें होती हैं जिससे वो कमाता है। मैं वीडियो को 1 सेकंड के लिए बंद कर दूंगा ताकि आपका फोकस मुझ पे ना हो, कंटेंट पे हो। ठीक है बेटा, कंटेंट की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ खुद ही। मैं अब वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ओके, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। दोस्तों, अगर आप ये देखो कि एक एडवाइजर, टैक्स एडवाइजरी, और अगेन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, अगेन हम सब दोस्तों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर टैक्स डिपार्टमेंट एफबीआर एआई यूज कर रहा है, तो टैक्स पेयर भी तो एआई यूज करेगा ना, वो क्यों हायर करेगा फिर हमें? क्या टैक्स एडवाइजरी एक अच्छा प्रोफेशन है, सेफ प्रोफेशन है?
उसमें हम कैरियर बनाना चाहें या ना बनाएं, क्या करें, इस हवाले से भी बेटा आपको मैं गाइड करता हूं। शुरू में अभी गाइड कर देता हूं। सुने एक बात, सबसे पहली बात यह है कि जिस हद तक एआई डेवलप होता जा रहा है, आजकल जो एआई है वो जनरल एआई है इस वक्त। जनरल इन द सेंस के आपके पास एक भी ऐसा एलएलएम नहीं है इस वक्त, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है, जो स्पेसिफिकली टेक्स्ट के लिए डिजाइंड हो। यानी कि जिसको हम एजेंटिक एआई कहते हैं, एजेंटिक एआई। ठीक है, ये एजेंटिक एआई क्या है, इसमें एक ऐसा मॉडल कोई उठाया जाता है एआई का, और उस मॉडल को जो है एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई भी आपने मॉडल उठाया और आपने उसको ट्रेन कर दिया, किस पे ट्रेन किया, किसी स्पेसिफिक डोमेन पे ट्रेन कर दिया। अब ये डोमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डोमेन टेक्स्ट भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, अगर कोई बंदा एक मॉडल ट्रेन कर दे और उसको एआई एक्सपर्ट बना, टेक्स्ट एक्सपर्ट बना दे, तो वो एजेंटिक एआई इतना पावरफुल एडवाइजर बन जाएगा कि हम सबको रिप्लेस कर सकता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है सर, ये बात दुरुस्त है। मगर सर इस मॉडल में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, सुनिएगा फ्लॉ। सर ये फ्लॉ ये है कि एक तरफ है एक बंदा जो कि वेल्दी बंदा है, टैक्स कौन देता है जी दोस्तों, टैक्स कोई गरीब नहीं देता, वेल्दी बंदा देता है, वेल्थ है उसके पास कंपनी से कम। आप देखिए पैसा कौन देता है, सबसे ज्यादा एडवाइजरी में कंपनी से पैसा कमाया जाता है, ये कंपनीज होंगी, बड़े बड़े टैक्स पेयर्स होंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इन सबको अगर एक मुफ्त का या कम पैसों वाला एजेंटिक एआई मिल जाएगा, ठीक है, एक एजेंट मिल जाएगा जो उनके हर चीज का सवाल का जवाब दे सकता है, हर चीज का काम कर सकता है, तो फिर वो हमें हेवी पैसे क्यों देंगे। ये एजेंट्स आज नहीं है, साल भर में 2 साल में आ जाएंगे, हो सकता है कि ऐसा एक मैं खुद तारिक तुनियो ट्रेन कर दे। मगर उसके बावजूद भी मैं आपको चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से मैं दिन रात करके स्टडी करता हूं आप भी करें, ताकि आपको भी अपॉर्चुनिटी दिखे, और जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी है मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, अगर वो एजेंट तो अवेलेबल है इस वेल्दी बंदे का, दोस्तों मुझे बताओ, अगर वो एजेंट कोई गलती कर दे, एरर हो, क्योंकि एजेंट किसी न किसी बेटा मटेरियल पे ट्रेन होता है। ट्रेनिंग कैसे की जाती है इन मॉडल्स की, इनकी ट्रेनिंग्स में सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग होती है। मगर आपको पता है सुपरवाइज ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कौन करेगा ये इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में तो कोई नहीं है जो करे, बाहर वाले हमारे लॉ पे क्यों करेंगे। और अगर अनसुपरवाइज्ड है तो अनसुपरवाइज ट्रेनिंग का नतीजा कुछ ना कुछ निकलता है, जिसको हम एरर और टेक्निकल लैंग्वेज में हेलुसिनेशन कहते हैं। वो मॉडल हेलुसिनेट कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा एक तरफ, मिसाल देता हूं आपको, 1 लाख रुपए की फी दे रहा है किसे, एक एडवाइजर को, और दूसरी तरफ वो एजेंट को महीने के 5,000 रुपए पे या साल के 5,000 रुपए पे परचेज कर रहा है। मगर मुझे एक बात बताएं कि जिस सब्जेक्ट में, जिस काम के लिए वो हायर कर रहा है, उसमें वो रिस्क ले सकता है या उसको रिस्क फ्री काम चाहिए, बताएं जरा, रिस्क लेगा। मैं तो कभी भी रिस्क ना लूं कि लाख रुपए बचा के और करोड़ों का नुकसान कर दूं। बताएं कैसे करोड़ों का नुकसान हो गया, क्योंकि अगर तो आपके एजेंट ने कर दी गलती, और पीछे जो आपका अकाउंटेंट है वो टैक्स एक्सपर्ट तो है नहीं, अनलेस कि वो ट्रेन करवाओ कहीं से, तारिक तुनियों के पास भेजो और वहां से सीएटी पढ़ के वो एक्सपर्ट हो, फिर तो वो उस मॉडल को यूज कर पाएगा। कितने करेंगे अपने अकाउंटेंट को ये ट्रेन, नहीं कर सकते सारे। तो दोस्तों एक बात सुने, एक तो वो जो रिस्क है ना, और दूसरी एक कॉन्सेप्ट है कल्पबिलिटी का, सुना है आपने कॉन्सेप्ट कल्पबिलिटी, क्या है कल्पबिलिटी दोस्तों। कल्पबिलिटी ये है जिसको हम कहते हैं लीगली हु इज रिस्पॉन्सिबल, लीगली हु इज, जिस चीज को आप, जिसमें प्रोफेशन है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है बताएं। कल वही कंपनी क्या उस एआई एजेंट के बनाने वाले पीछे ओनर पे केस कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका होता है कि भाई ये एआई है, ये हेलुसिनेट कर सकता है। आप खुद बताएं,
कि आने वाले जो टाइम है इसमें क्या आप लोग बताएं, एआई एडवाइजर को रिप्लेस करेगा या एआई एडवाइजर को असिस्ट करेगा? बताएं मुझे। एआई एडवाइजर को असिस्ट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, रिप्लेस करेगा। किसे? फंक्शंस को, कुछ कामों को। पहले वो जो छोटी छोटी चीजों पे हमें ओपिनियन लेते थे ना, अब नहीं लेंगे। छोटी छोटी चीजों पे जो बात करते थे अब नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि हल्की लेवल की एडवाइजरी खत्म होगी। तो जरूरी है दोस्तों, आप सबको ये पता होना कि एक टैक्स एडवाइजर कमाता कहां से था, कौन सा एरिया एआई अफेक्ट करेगा, कौन सा एरिया एआई अफेक्ट नहीं करेगा, कौन सा एरिया को एआई खत्म कर देगा, कौन से को वो स्लाइटली चेंज करेगा, किसी को खत्म नहीं करेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आता है आपके पास तीन मेजर एरियाज। एडवाइजरी के तीन मेजर एरियाज हैं बेटा, जिसमें एडवाइजरी आप करते हो टैक्स एडवाइजर। पहले को मैं कहता हूं कंप्लायंस। जो आप अक्सर कोर्सेज भी देखते हो, अक्सर आप कहते हो जी मुझे ये सीखना है, तो ये कंप्लायंस में चीजें आती हैं। क्या है कंप्लायंस में? बताता हूं। सेकंड, लिटिगेशन। और थर्ड, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी। तो एडवाइजरी तो पहले वाले फंक्शंस में भी आई थी ना। नहीं, एडवाइजरी का मकसद मेरा यहां क्या है? ओपिनियन देना। दोस्तों ये तीन बड़े एरिया हैं एडवाइजरी के। आमतौर पे टैक्स एडवाइजरी के हवाले से जो लोग, जो नए लोग समझते हैं, जो दोस्त समझते हैं, वो ये समझते हैं कि सर जी जो कंप्लायंस है लोगों का, एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने को टैक्स एडवाइजरी कहते हैं, रिटर्न फाइल करना। और दूसरा वो जो एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करते हैं, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना। ठीक है। या कोई और रिपोर्ट्स अगर कोई इफ एनी कोई मांगी जाती है, कोई एनेक्स मांगा जाता है, उसको फाइल करना। लॉ में लिखे हुए काम वक्त पे फुलफिल करवाना सबसे बड़ा जो काम और सबसे मशहूर है वो टैक्स रिटर्न है। ये फाइल करने को हम कहते हैं जी क्या है? कंप्लायंस। दोस्तों इसके लिए आपको चंद एग्जांपल्स बताता हूं। मैंने जो अभी 5 पेज पढ़ाए हैं, और उससे पहले मैं इंडिविजुअल गाइडेंस दिया करता था, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि पहले उनके पास 2 क्लाइंट आए, और हमेशा से मैं उनको कहता हूं, आपको भी कहूंगा, कि शुरू में फी से ज्यादा फोकस किया करो नेटवर्किंग पे। मुफ्त में भी काम कर दोगे ना, 2-4 महीने परवाह नहीं है, मगर नेटवर्किंग बढ़ाएं, क्योंकि नेटवर्क और नेटवर्थ बराबर होती है। जितना नेटवर्क बढ़ाओगे उतने पैसे बढ़ेंगे। तो बेटा मैंने वक्त के साथ देखा है कि हुआ ये है कि जो आपका टैक्स रिटर्न है उसमें आमतौर पे 5,000 रुपये पर रिटर्न, 10,000 रुपये पर रिटर्न, डिपेंडिंग अपॉन टैक्स पेयर है। तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इन बैचेस के जिनके पास 4-4, 500-500 क्लाइंट्स तक आए हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको कि अगर वक्त के साथ एक बच्चा सिर्फ इस पे ही फोकस करता है, नेटवर्क बढ़ाता है अपना, और एक रिटर्न फाइल करने को स्पेशलिटी बना देता है, तो वक्त के साथ क्या होगा? उसके पास एक बंदा दो, दो बंदा चार, और कभी कभी किसी का छक्का लग गया तो किसी एक ऐसी कंपनी के सारे लोग उसको मिल जाएंगे। तो यही हाल होता है कि 4-4, 500-500 भी लोग मिल जाते हैं वक्त के साथ। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको, उन बच्चों ने क्योंकि मुझसे एडवाइजरी कर के हवाले से ये चीजें सीखी हैं, तो मैं खुद डायरेक्ट विटनेस हूं इस चीज का कि हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स उनके पास आए हैं। और मैं अगर आपको सिर्फ इतना बता दूं कि वो पर क्लाइंट 5,000 रुपये रिटर्न फाइलिंग के चार्ज करते हैं, तो रिटर्न बनाते हुए उनको 5 मिनट भी नहीं लगते। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि रिटर्न फाइल करना कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। बाकी वो जो कुछ करते हैं करें। एक सीजन में वो 2.5 मिलियन के करीब एक ऐसे बच्चे हैं जो कमा रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बगैर, और उसमें क्या होता है, 5 मिनट भी एक रिटर्न में नहीं लगते। 2 लाख पर मंथ कमाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर रिटर्न फाइल करना सीख लो। ठीक है दोस्तों। इसके लिए जरूरी क्या है?
इसके लिए जरूरी क्या है, आपका नेटवर्क, सोशल मीडिया का यूज, आपका नाम कि जी ये टैक्स का काम करता है। मगर एक बात बताऊं, ये बहुत छोटा काम है। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये 500-500 क्लाइंट्स का मिलना, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, पाकिस्तान में जैसे जैसे ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, या पाकिस्तान में चाहे हम ग्रोथ नहीं, शहबाज आपका बेटा कैमरा खुल गया है, तो ग्रोथ नहीं हो पाकिस्तान में, इवन अगर आप ये एग्जांपल लो कि ग्रोथ तो छोड़ दो, अगर डिक्लाइन भी आता है तो भी टैक्स फाइलिंग बढ़ती है, क्योंकि एफबीआर और ज्यादा सख्ती करता है कि भाई हमें टैक्स चाहिए। इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो करती है तभी टैक्स एडवाइजर कमाता है, इकोनॉमी डिक्लाइन करती है एफबीआर और काम करता है और टैक्स एडवाइजर कमाता है। मगर ये छोटे लेवल की एडवाइजरी है, बहुत छोटे लेवल की एडवाइजरी है दोस्तों। ठीक है, मगर मुझे सिखानी है जी, सिखानी है। एक सब्जेक्ट होगा हमारा टैक्स कंप्लायंस, उसमें आप ये चीज सीखोगे, टैक्स कंप्लायंस के एक सब्जेक्ट में ये सारी चीजें आप सीखेंगे। मगर अगेन बता रहा हूं कि अगर आपने ये सीख भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने मुझसे कोई बहुत चीज सीख ली, ये छोटे लेवल का काम है। आमतौर पे जो कोर्सेज ऑफर करते हैं ना पाकिस्तान में, आपने और भी लोग देखे होंगे जो ये काम करते हैं, एडवाइजरी के कोर्स पढ़ाते हैं, वो यही काम करते हैं बस। मैं इससे बिल्कुल भी छोटा काम समझता हूं, मेरा फोकस इससे भी आगे होता है, और चीजों पे होता है। और वो क्या है, आए उसकी तरफ जिसमें बड़ा पैसा है। बेटा एक केस होगा ना, एक, ये एक केस की मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 2.5 मिलियन पीनट से, पीनट्स, पीनट से बेटा। ऐसे स्टूडेंट्स, अल्लाह उनको और नवाजे, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम सीखा, गाइडेंस के लिए आए, समझाया, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बेटा मेरे। और आई विश के मैं उनको आगे ला सकता, क्योंकि मुनासिब नहीं है उनको आगे लाना, कि माशाल्लाह उनको अब अल्लाह ने इतना नवाजा, ऐसे केसेस मिले, अच्छा काम किया, वो इस वक्त बहुत वेरी वेल ऑफ है। आपको मैं स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, मगर इतना बता दूं कि मेरे ही उन स्टूडेंट्स ने एक आध केस के अंदर इतना अमाउंट उनको मिल गया कि जिंदगी चेंज हो गई। एक स्पेसिफिकली नाम और बाकी चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उसने माशाल्लाह जब घर लिया डिफेंस कराची में तो मुझे तस्वीरें भेजी, तो मैं कहा कि यार माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है, किसका है? कहा सर मेरा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या हुआ? सर बस, मैंने कहा जी उस्ताद को ये जरा खुशखबरी बताऊं, ये मैंने घर ले लिया है। मैंने कहा जी ऐसा क्या हुआ? सर बस कुछ अच्छे केस मिल गए। तो ये ऐसा इतना बड़ा पैसा किससे कमा लिया उन लोगों ने? ऐसा क्या उन्होंने, जो कहते हैं ना गीदड़ सिंगी थी, बेटा वो थी लिटिगेशन सीखा उन्होंने। लिटिगेशन में क्या होता है, अगर किसी बंदे पे, सुनिएगा मेरी बात, करें एक कैलकुलेशन, एक पे 800 मिलियन का टैक्स नोटिस आया हुआ है भाई, 800 मिलियन के टैक्स नोटिस को वो आपके पास आते हैं। आपने कहा जी मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि मुझे टैक्स की नॉलेज है, क्योंकि ये 800 मिलियन का टैक्स मैं खत्म करा सकता हूं। भाई कैसे खत्म कराओगे? क्योंकि नोटिस के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मिटी थी कि आपकी नॉलेज थी कि फला सेक्शन या फला केस के हिसाब से ये नोटिस गलत है, मैं जवाब ही ऐसा बनाऊंगा कि नोटिस वापस हो जाएगा। बताओ कितने आपने बचा लिए टैक्स उसकी, 800 मिलियन। और आपने उसको कहा था कि देखो भाई मैं 5% चार्ज करूंगा। कितना? सर जी 5%, 40 मिलियन। लो भाई, 4 करोड़ रुपए एक केस में। आपको क्या लगता है ये अनरियलिस्टिक बात है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने की बातें हैं? ये रियलिटी है, ये मेरे ही स्टूडेंट्स कर चुके हैं बेटा, बाकी बात तो छोड़ दो। मगर इसके लिए दोस्तों ये नहीं है कि हर बच्चा कहे कि जी मैं गया और फौरी से मुझे केस मिले। देखें, नए दौर की नई रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने शुरुआत किससे की थी बेटा, इस किस्म के चांस चाहिए ना, तो टेक्नोलॉजी की चीजें सीखेंगे, सोशल मीडिया का यूज करेंगे। ठीक है, ये आगे चल के मैं बताता हूं आपको। लिटिगेशन में क्या आता है दोस्तों? लिटिगेशन में सबसे पहले आता है इसकी अर्ली स्टेज, डिपार्टमेंट के साथ लिटिगेशन। ये लिटिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कैसे हो सकती है सर? डिपार्टमेंट आपका फाइल किया गया रिटर्न, ये रिटर्न इसको स्क्रूटनाइज करेगा, उसमें कीड़े निकालेगा और बेतहाशा इशू करेगा क्या? नोटिस।
अब चाहे वो टैक्स एडवाइजर बेसिक लेवल पे ही क्यों ना ऑपरेट करता हो, रिटर्न फाइलर हो, बस उसका क्लाइंट जब देखेगा कि भाई मुझे तो नोटिस आ गया है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। आप कहोगे जी मुझे तो नहीं पता इस नोटिस का, तो आपसे टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम भी चला जाएगा। तो टैक्स फाइलिंग पे जो डिपेंड करता होगा वो बहुत छोटे लेवल पे काम करता होगा। द मोमेंट नोटिस आया, क्लाइंट गया, क्योंकि क्लाइंट तो कहेगा ना कि मुझे सॉल्यूशन दो। नोटिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे, ऑडिट के नोटिस, अमेंडमेंट के नोटिस, रेक्टिफिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग, ठीक है, नॉन फाइलिंग, इसके अलावा नोटिस ऑफ डेफिशिएंसी, बेतहाशा नोटिस हैं। हमने इससे एक सब्जेक्ट बनाया जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं पहला बंदा हूं जिसने इसको डिजाइन किया और पढ़ा रहा हूं, कोई कहीं नहीं पढ़ा रहा ये सब्जेक्ट। इसका नाम है लॉ ऑफ टैक्स नोटिस। ये हमारा सब्जेक्ट होगा, लॉ ऑफ टैक्स नोटिस। और मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो पिछला बैच है उसमें ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, जाएं उसको सुने, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप क्या सीखने वाले हो। आपको अंदाजा हो कि मैंने ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा, ये मैं डिलीवर कर चुका हूं पिछले बैच में आपको, और बेहतर डिलीवर करने की इस बैच में मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, हमेशा मैं इंप्रूवमेंट करता हूं ताकि और बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाएं। और दूसरा क्या है जी, डिपार्टमेंट ने आपसे एग्री नहीं किया, नोटिस का जवाब आपने बड़ा अच्छा बनाया, मगर फिर भी वो एग्री नहीं किया, उन्होंने पास कर दिया ऑर्डर। आप क्या करते हो, उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। कहाँ चैलेंज करते हैं? अपील में चैलेंज करते हैं। गौर से सुनिएगा, अपील फाइल करना किसी फोरम पे, तो सबसे पहले एक कमिश्नर अपील होता है जिसके पास फर्स्ट अपील फाइल होती है, फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है जो टैक्स कोर्ट है, वहां अपील फाइल होती है, हाई कोर्ट, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होती है। आप सबका वास्ता इस लेवल से पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे भी जो है ना स्पेशलाइज्ड होता है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे पास सिर्फ इनके लिए ट्रेन होने के लिए आए होंगे, मगर ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे इस हद तक रुकेंगे, आगे के लिए एलएलबी चाहिए होता है। तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन सा, जिसका नाम ही मैंने, चूंकि ये असल लिटिगेशन है तो इस एरिया का मैंने नाम रखा है टैक्स लिटिगेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के सामने लिटिगेशन है, उस सब्जेक्ट का नाम मैंने रखा है लॉ ऑफ टैक्स नोटिस। उसके बाद मैंने नाम रखा है टैक्स लिटिगेशन। देखिए सब्जेक्ट्स गिने क्या क्या है आपके पास। ठीक है, आपके पास एक आया है टैक्स कंप्लायंस, जिसमें आप फाइलिंग सीखोगे। आपके पास लॉ ऑफ टैक्स नोटिस है, आपके पास टैक्स लिटिगेशन है। एक सब्जेक्ट पहले ही आपको बता चुका हूं, वो है टैक्स टेक्नोलॉजी से टैक्स टेक का ये जो नया एरिया अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका एक एरिया एडवाइजरी का। क्या होता है कि आपसे अक्सर क्लाइंट बात करेगा, उसका अकाउंटेंट बात करेगा, सर ये मैं पेमेंट करने लगा हूं, इसमें से टैक्स कटेगा कि नहीं कटेगा? सर ये ट्रांजैक्शन हम करने लगे हैं, इसमें हमने विदहोल्डिंग करनी है कि नहीं करनी है? यानी कि दोस्तों, आपसे जब भी फोन पे मेरे सामने एक बड़ी फर्म का मैनेजिंग पार्टनर बैठा था कराची ऑफिस में, उसके पास कॉल आई, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी, इतनी कि उसने मुझे कहा सर मुझे 2 मिनट दे दे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, गुस्ताखी माफ, आया तो मैं काम से हूं, मगर ये मुझे कॉल उठाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, मुझे, मैं इन चीजों से माइंड नहीं करता, बिस्मिल्लाह करें। कॉल उठा के उसने बात की, आगे जो भी बंदा बात कर रहा था ओपिनियन ले रहा था। इन्होंने ओपिनियन दिया, आखिरी लफ्ज पता है क्या बोला उन्होंने? आखिरी का कहता है जी ऑफिस ऑफिस में नहीं हूँ, टैक्स ऑफिस में हूँ, ऑफिस पहुंच के इनवॉइस बेचता हूँ। मैं कहा जी इनवॉइस किस चीज की? मैं बड़ा क्यूरियस हो गया। कहता है सर जो मैंने ओपिनियन दिया है ना, मैं इसके पैसे चार्ज करता हूँ। तो एडवाइजर ऐसे ही ओपिनियन नहीं देता बेटा, नॉलेज के पैसे होते हैं। तो इस चीज को आगे रखते हुए कि सबसे ज्यादा सवाल जो किए जाते हैं वो विदहोल्डिंग पे किए जाते हैं, तो हमने फिर विदहोल्डिंग के नाम से एक सब्जेक्ट डिजाइन किया, विदहोल्डिंग टैक्सेस के नाम से। इसमें आप सीखेंगे वही विदहोल्डिंग के सारे टैक्सेस, के कहाँ पे टैक्स डिडक्ट होना है, कहाँ पे कलेक्ट होना है, और उसकी सारी तफसील विदहोल्डिंग टैक्सेस के नाम से। ठीक है, फिर एक हाईएस्ट लेवल की एडवाइजरी होती है कि सर हम ये काम करने लगे हैं, हमें जरा प्लानिंग करके दो कि हम टैक्स कैसे बचाएं, लॉ की वायलेशन भी ना हो,
मगर हम टैक्सेस कम दें, टैक्सेस ना दें, इन अदर वर्ड्स कानून के दायरे में रहते हुए हम टैक्स सेव करना चाहते हैं। इस एरिया को कहते हैं टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग समझाने के लिए मैंने एक सब्जेक्ट डिजाइन किया हुआ है, उसका मैंने नाम रखा है स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि इस एरिया को यूं, मतलब आपको ये बाद में, ये कोर्स मैंने अभी बैच 5 को भी नहीं पढ़ाया, ठीक है? उसका अलग चलेगा, आपका अलग चलेगा। अब आप जरा सब्जेक्ट्स गिने। एक एरिया आपने देखा, कौन सा था? कंप्लाइंस का, एक नोटिस का, एक अपील का, एक ओपिनियन देने के लिए एडवाइजरी का। मुझे एक बात बताएं, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूं इस दफा, क्योंकि मैंने लास्ट बैच में देखा कि कुछ फंडामेंटल लेवल पे बच्चे बिल्कुल भी, चूंकि रॉ हैं, कुछ नहीं आता टैक्स में, पहली दफा मेरे पास आ रहे हैं, तो किसी न किसी हद तक उनको कुछ बेसिक्स भी कराने चाहिए। तो मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूं आप सबको, और मैं आपसे इनपुट भी लेना चाहूंगा, क्योंकि हर वो बच्चा जो इस कोर्स को आके ज्वाइन कर रहा है अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। एलएलबी किए हुए लॉयर्स इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं, और उनको भी टैक्स का कोई भी बेसिस नहीं होता। वक्त के साथ देखिए उन्होंने भी रियलाइज कर लिया है, लीगल फ्रेटर्निटी को भी अंदाजा हो गया है कि जो टैक्स में कमाते हैं वो आप बाकी लॉज में नहीं कमा पाते। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हवाई रोजी होती है, केस आया आया। टैक्स लॉ पक्की रोजी होती है, क्योंकि वो क्लाइंट छोड़ के नहीं जाता, और रिकरिंग पैसे होते हैं, हर साल आपको पैसे दे रहा होता है। तो बहुत बड़ी नंबर होती है लॉयर्स की, तो उनको भी टैक्स नहीं आता। ऑब्वियसली एलएलबी में एक ही कोर्स है और उसमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। चार्टर्ड अकाउंटेंसी उठा लें, सीफे फाइनल लेवल में पढ़ने के बावजूद भी एडवाइजरी बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती जो कि एडवाइजरी से ताल्लुक रखती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये वो होलिस्टिक कोर्स डिजाइंड है जिसके थ्रू आपको मुकम्मल एडवाइजरी की तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ रिटर्न फाइलर नहीं बनाएंगे, छोटे लेवल पे एडवाइजरी नहीं सिखाएंगे, आपको मुकम्मल लेवल पे ही लेके जाएंगे, ठीक है? यहां तक आप ऑन बोर्ड हो सारे बच्चे भाई? ठीक है भाई, क्लैरिटी है आप सब में? यूजफुल चीजें हैं आप सब बच्चों के लिए। चले, अब मैं आता हूं आपके फर्म के स्ट्रक्चर की तरफ, कि ये काम हम करेंगे कैसे, करेंगे किस तरह, हम कमाएंगे। भाई नॉलेज से कमाएंगे, नॉलेज से तो कमाएंगे सर, मगर अब आपको क्या करना होगा? देखिए, एक डॉक्टर है, वो एलएलबी के बगैर क्लिनिक नहीं खोल सकता। एक लॉयर है, अब कोर्ट में बगैर एलएलबी के अपीयर नहीं हो सकता। तो सर ये टैक्स एडवाइजरी के लिए क्या करना पड़ता है? किस यूनिवर्सिटी से हम डिग्री लें, कौन सी डिग्री लें? ठीक है, पाकिस्तान में ये एडवाइजरी करने के लिए रास्ता क्या है? ठीक है, आए उन रास्ते को तलाश करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अपनी टैक्स फर्म बनाने का रास्ता ढूंढते हैं। देखते हैं कि एक टैक्स फर्म कैसे बनती है, उसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए आपको। दोस्तों, पाकिस्तान में टैक्स का काम करने के लिए 4 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है आपने एलएलबी किया हो, और साथ में आपने बार, किसी भी बार के मेंबर हो, यानी आपको लाइसेंस हो टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर। सिर्फ एलएलबी काफी नहीं है, बार का एग्जाम भी पास करना जरूरी है। सबको पता है जो एलएलबी करे, कि आपने किसी न किसी, आपके पास प्रैक्टिसिंग लॉयर या एडवोकेट होने का लाइसेंस चाहिए। ठीक हो गया? आपको टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए एफबीआर से कोई इजाजत नहीं चाहिए। आप अपने एलएलबी की बेसिस पे ही अपनी फर्म बना सकते हो। और आपको नॉलेज अगर है, क्लाइंट अगर हैं, आप ना सिर्फ इस सारे काम में जो कि मैंने ऊपर बताया, बल्कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हो सकोगे जब उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो तो। ओके हो गई बात? एलएलबी को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, उसका एलएलबी ही खुद लाइसेंस है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी आपने एसोसिएट या फेलो मेंबर हो, सीए किया हो, या आपने सीएमए किया हो, यानी आईसीएमए से अगर आप मेंबर हो, तो भी आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यानी आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ये भी बजाते खुद
इजाजत है कि आप अपनी टैक्स फर्म बना सकते हो। ये दो रास्ते हैं, मगर दोस्तों दो और रास्ते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर मैंने सीए नहीं किया, मैं एलएलबी नहीं किया, तो क्या मैं फिर भी टैक्स फर्म बना सकता हूं? जी सर, बना सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, टू मोर मेथड्स। एक, आप अपने आप को एज आईटीपी रजिस्टर करवाओ। सर जी, ये आईटीपी क्या है? इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, ये लाइसेंस है। सर कौन देता है ये लाइसेंस? एफबीआर खुद देता है। एफबीआर के टैक्स ऑफिसेज यानी एलटीओ, सीटीओ या आरटीओ, आपको एक चीज बता दूं, एमटीओ खत्म हो गए। शायद आपने कल तक सुने हो, यानी पिछले दिनों तक सुने हो, मगर ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूं। एफबीआर ने मुल्क भर के एमटीओस को खत्म कर दिया है और उनको सीटीओस में मर्ज कर दिया है या अलग सीटीओस बनाए हैं। सीटीओ क्या है? लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस, कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स ऑफिस, रीजनल टैक्स पेयर्स ऑफिस। एमटीओ क्या था? मीडियम टैक्स पेयर्स ऑफिस। ओके, इन ऑफिस में अप्लाई किया होता है और वहां का चीफ कमिश्नर, कौन? चीफ कमिश्नर के ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी जाती है और वो सबसे पहले देखता है, दो रिक्वायरमेंट है यहां बस। एक, आपने रेलिवेंट फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो। रेलिवेंट फील्ड क्या है? रेलिवेंट फील्ड है आपने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, यानी कि कॉमर्स या फाइनेंस, या आपने लॉ की किसी फील्ड में ग्रेजुएशन किया। आपने एलएलबी किया, वकील नहीं बने, इधर आ जाएं, आप भी ग्रेजुएट हो। साइंसेज वाले, प्योर साइंसेज वाले यहां पे कंसिडर नहीं होते। मैथ में किया है आपने, कंसिडर नहीं होता वो। तो रेलिवेंट फील्ड इस किस्म की है कि जिसमें कम से कम अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड आपने कुछ किया हो। तो पहली रिक्वायरमेंट मीट हो गई है। दूसरा, उसने क्या करना है? चीफ कमिश्नर ने रेलिवेंट रिक्वायरमेंट देखी, ग्रेजुएशन है, उसके बाद वो इंटरव्यू करेगा बस। इंटरव्यू में टैक्स पे सवाल पूछेगा, सेटिस्फाइड है, आपको आईटीपी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप उठें, अपनी फर्म बना लें। आपके राइट्स उतने ही हो जाएंगे जितने इन दोनों के राइट्स हैं। इन अदर वर्ड्स, आपको सीए करने की, एलएलबी करने की, टैक्स के लिए जरूरत नहीं है। अपनी फर्म बनाओ, अपने आप को एज अ टैक्स एडवाइजर आप जाके बोर्ड लगा सकते हो। तो जिसने ग्रेजुएशन किया है इस पाथ के थ्रू एक लाइसेंस ले सकता है। दोस्तों चौथा तरीका क्या है? ये देखें, चौथा दोस्तों एक इनफॉर्मल मेथड है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको हैरत होगी कि एक डॉक्टर अगर बगैर एमबीबीएस के क्लिनिक खोले तो उसको जेल में डालते हैं हम, कि आप गैर कानूनी काम करते हो, आप बताइए डॉक्टर हो, आपको जेल में डाला जाएगा। मगर एक टैक्स एडवाइजर बगैर किसी लाइसेंस के किसी क्लाइंट का रिटर्न फाइल करे, उसके लिए रिटर्न लिटिगेशन करे, उसके लिए जवाबात बनाए, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप आपके पास सिर्फ टैक्स की नॉलेज है, इतने के एक टैक्स पेयर आपको हायर करना चाहता है। सुन लो, लॉ आपको नहीं रुकावट बनता, आप काम कर सकते हो, मगर थोड़ी सी है क्या लिमिट, बगैर कुछ भी आपने किया है ना करना चाहते हो। मैं आपको मशवरा दूंगा, आईटीपी के पास पे जरूर जाइएगा। अगर आप में से जो भी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जरूर आईटीपी के, क्योंकि वो आपके पास लाइसेंस हो जाएगा। मगर अगर नहीं है तो नॉलेज अगर हासिल कर लोगे आप, तो आप उसकी बेस पे रिटर्न फाइल करोगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है जो आपको रोके कि रिटर्न क्यों फाइल किया आपने किसी का। उसकी जवाबात, लिटिगेशन, नोटिस के रिप्लाई फाइल कर बना सकते हो तुम, ठीक है, अपील बना सकते हो, सारा काम कर सकते हो। बस एक जगह आके लिमिटेशन लग जाती है, और वो क्या है? आप इन पर्सन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब टैक्स ऑफिस जाएंगे ना, तो आगे वो टैक्स, इसके लिए हमारे पास जो
मेन सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो 223, वो इन पर्सन आने की रुकावट डालता है कि अगर इन पर्सन आना है तो टैक्स पेयर खुद आ जाए, उसका फुल टाइम एम्प्लॉय भी आ सकता है, उसका बैंक भी आ सकता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एलएलबीज उसके लिए, सीए आईसीएमए आईटीपीज उसके लिए आ सकते हैं, मगर इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो अगर आप इस मेथड से काम कर रहे हो तो रिटर्न फाइल करोगे, क्योंकि पासवर्ड वो आपको दे चुका होता है, रिप्लाई आप बना दोगे उसके लेटर हेड पे, उसके साइन से भेजोगे, अपील आप बना के उसको दोगे, वो खुद जाके रिप्रेजेंट करेगा। मगर प्रॉब्लम कहां आता है कि खुद इन पर्सन आप नहीं अपीयर हो सकते अनलेस कि आप उसके फुल टाइम एम्प्लॉय बन के और उसके बिहाफ पे काम करो। बात समझ आई? इसका मतलब है कि हमारे पास जो सबसे बड़े एडवाइजरी के लीगल फोरम हैं, दो तो सबको पता है, एलएलबी और सीए का, ये आईटीपी इज द बेस्ट मेथड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो कर लो, उसके थ्रू आईटीपीएस बन सकते हो। जब तक आप ग्रेजुएशन कर लोगे तब तक आप अपना फॉर्म भी बना चुके होंगे। ठीक हो गई बात दोस्तों? स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको एडवाइजरी का? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं आईटीपीस के हवाले से। आईटीपी के लिए गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बात शायद मैंने ही डिस्कवर की थी। रूल में लिखा है कि अगर आपने सीए ग्रेजुएशन किया हुआ है यानी केफ पास है, तो फिर आपसे ये लिमिट खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि केफ पास करने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई करके इंटरव्यू के थ्रू आईटीपी बन सकते हो, ग्रेजुएशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब बताओ, बगैर ग्रेजुएशन के भी आप आईटीपी बन सकते हो अगर आपने केफ पास किया हुआ है तो। हाँ भाई, ये चीजें क्लियर है भाई? तो अगर आप इस तरीके से इसमें से किसी भी पाथ पे जा रहे हो, अब ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे बैठे हैं, हर किसी का अलग अलग पाथ होगा। कोई ऑलरेडी एलएलबी बैठा होगा, कोई आगे सीए करने को कंटिन्यू करके सीए क्वालिफाई कर लेगा, कोई केफ ऑलरेडी करके बैठा होगा, कोई ऐसा होगा जो एमबीए बीबीए से आ रहा होगा। तो सबके लिए, अब उन बच्चों के लिए जो कोर्स में चंद एक ही होते हैं, अगर 100 का बैच होता है तो उसमें मुझे 4-5 ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि इसमें कहीं क्वालिफाई नहीं होते, तो आखिरी मेथड पे वो जा रहे होते हैं। फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि यार देखो एक बात सुनो, आपने काम तो करना है ना, काम तो सीखना है ना। कहते हैं जी काम तो सीखना है तो इनफॉर्मल मेथड से काम करना शुरू कर दो, मगर इन द मीन टाइम बीकॉम शीकॉम का कर लो ताकि आईटीपी के रास्ते पे आ जाओ। ठीक है? अच्छा, अब हम एक और चीज की तरफ जाते हैं, जो मेरे ओरिएंटेशन के हिसाब से आज का लास्ट एरिया है जिसको मैं कवर करूंगा, और फिर अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो उसको आंसर करेंगे। मैंने भी 8:30 तक टाइम रखा था, 8:30 हो गए हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा ओरिएंटेशन। अच्छा दोस्तों, आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज ये जो ट्रांजिशन हो रही है इस वक्त दुनिया भर में एआई की वजह से, नए सिस्टम्स की वजह से, ठीक है, तो आपको एक मैं और एरिया बताता हूं जो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा देगा। इस कोर्स को पढ़ाते हुए मेरे जहन में सिर्फ टैक्स एडवाइजर बनाना नहीं होता, टैक्स एडवाइजर तो है ही, मगर मैंने आपको एक कमेंट दिया था और उस कमेंट की बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। वो ये कि मैं टैक्स मैनेजर भी इस कोर्स में पढ़ा रहा हूंगा। ये टैक्स मैनेजर क्या है और मैं उसको टैक्स एडवाइजर से कैसे मुख्तलिफ देखता हूं, वो इस तरह कि एक तरफ तो इंडिपेंडेंट काम करने वाले टैक्स एडवाइजर होंगे जो उस कोर्स से निकलेंगे, मगर इस कोर्स को पढ़ाते वक्त इतना टैक्स सिखा दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इन अ कंपनी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको अगर टैक्स का काम आ रहा है तो पहले जो टैक्स का काम देखिए, इस वक्त जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, किसी भी, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो, तो आप जाते हो किसी भी कंपनी में जॉब करने और वहां से आप अपना कैरियर बनाते हो। नौकरी में भी तो बड़े पैसे कंपनी में मिलते हैं ना, बंदा ग्रो तो करता है।
तो एक मेरा व्यू है जो मैंने लास्ट बैच में भी बताया था, और वो ये है कि अब कंपनीज जब एआई टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा काम इन हाउस करने की कोशिश करेंगी, कर रही हैं। कंपनी का जो सबसे बड़ा आउटसोर्स काम होता है, जो कंपनी सबसे बड़ा आउटसोर्स करती है काम, सबसे बड़ा जो खुद नहीं कर पाती काम, वो टैक्स का काम है। टैक्स कंपनी को आउटसोर्स करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास लोग नहीं है जो ये टैक्स का काम इन हाउस कर सकें, क्योंकि ये काम एडवाइजर को जाता है। टैक्स एडवाइजर इसके लिए हैं, बिग फोर हैं, लॉयर्स हैं, टैक्स आईटीपीज हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, ये आउटसोर्स हो रहा है। मगर चूंकि आउटसोर्स हो क्यों रहा है, नॉलेज ही नहीं है। लिखने का काम है भाई, लिखना आसान काम नहीं है, डिटेल्स निटी ग्रिटी है। मगर जैसे जैसे ये एआई ट्रेन होता जाएगा, ट्रेन होता जाएगा, एजेंट्स आएंगे, तो कंपनी इन हाउस कर, और ये सारी कंपनी नहीं करेंगी, ये शुरू में ही मैं बता चुका हूं आज की ओरिएंटेशन में। मगर स्मॉल कंपनीज में मुझे लगता है कि ये ज्यादा ट्रेंड आएगा बनिस्बत के बिग कंपनीज के। वो पता है क्या करेंगी, वो आपको हायर करेंगी एज अ मैनेजर। क्यों मैनेजर हायर करेंगी, वो कहेंगी देखो एक काम करो, अगर आप इस पाथ पे जाना चाहते हो, इंप्लॉयबिलिटी के काम पे जाना चाहते हो, तो सुन लो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, पहले ये जॉब दिलाता था, अब कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करेंगी कि आपको टैक्स भी आता। तो जिस बच्चे को फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज के साथ टैक्स की एक्सपर्टीज होगी, वो सीधा सीधा लैंड कर सकता है एज अ कंपनी मैनेजर। क्यों, क्योंकि कंपनी ये काम अब इन हाउस करने की कोशिश करेगी इसके थ्रू, और ये कर भी पाएगा। कैसे कर पाएगा, इसलिए कर पाएगा क्योंकि उसने ये अगर टैक्स सीखा होगा। तो मैं इस कोर्स में, सीएटी के कोर्स में पढ़ाते वक्त ये कोशिश कर रहा होता हूं कि इन्हीं स्टूडेंट्स को कल कॉर्पोरेट एंटिटीज में जॉब मिल रही हो, ये वहां पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो, एज एम्प्लॉय भी। तो आपका एज सिर्फ पर्पस इस पूरे कोर्स का एडवाइजरी नहीं है, इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना भी है। ये मेरा लास्ट पॉइंट था। तो ये हमारी ओरिएंटेशन है सीएटी के इस बैच के हवाले से। आपको इंशाल्लाह सारे, अव्वल तो मुझे सारे बच्चों को बताना है कि जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें सारे आ जाएं ताकि आपसे इंटरेक्शन रहे। और मैं आपको नंबर दे रहा हूं, काइंडली जिसको भी दिक्कत हो प्लीज इनसे राब्ता करें, एक ग्रुप में आ जाएं ताकि आपको एक्सेस भी दिया जा सके कोर्स का, सारे पास्ट के कोर्स का चंद दिनों तक एक्सेस दिया जाएगा। फिर आप इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, तो हम इन क्लासेस में शुरू हो जाएंगे। आपको दो लोगों के, एक है मिस सितारा 0331 2337336, और एक हमारे हैं जो एडवोकेट अवेश। तो आप इन दोनों से राब्ता कर सकते हो व्हाट्सएप पे। सितारा मेनली इस कोर्स को मैनेज करती हैं। ओके, तो सितारा आपके लिए इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगी। मगर जरूरत पड़े तो आप अवैध से भी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, 0345 2655 906। और अगर कभी कोई ऐसा हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, 033312130867। ठीक है, अब ये चीजें आपको जो आज बताई गई हैं, इसमें कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, प्लीज जरूर पूछिएगा ताकि इस सेशन को हम एंड कर सकें। ठीक हो गया दोस्तों, कंफर्म के कोर्स कंप्लीट 6 मंथ्स में। देखिए इसके लिए थोड़ा सा बता दूं, टैक्स और अलग जी बेटा शहबाज, रुके जरा एक साल बता दूं। देखिए ड्यूरेशन के बारे में बता दूं, देखिए लास्ट बैच में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एंड जो होता है ना तकरीबन, वो मेरा चूंकि मूवमेंट हो गई जो अनप्लान्ड थी। कोर्स स्टार्ट करते वक्त मैंने ये नहीं प्लान किया था कि इस कोर्स के दौरान ही आई बी इन इस्लामाबाद। तो मेरी चूंकि मूवमेंट की और थोड़ा सा ऑब्वियसली डिस्टरबेंस हो गई काफी, तो
एक कोर्स जो था वो मैंने कहा जी मैं ऐसे हौच पौच में नहीं पढ़ाना चाहता। जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 कोर्सेज पे मेहनत की, तो उस कोर्स को भी इस तरीके से एंड करना चाह रहा था। तो मैंने उसको होल्ड पे रखा बैच 5 के लिए। वो मैं अभी इनको स्टार्ट करूंगा, विद इन अ मंथ मैं उसको कंप्लीट करूंगा। आपके कोर्स के हवाले से ये मैं आपको बता दूं कि आपका कोर्स चूंकि ऑलरेडी डिजाइंड एंड डिलीवर्ड है, डिजाइंड एंड डिलीवर्ड है, तो पहले 5 महीने आपकी क्लासेस जो चलेंगी वो इससे चलेंगी। पहले 5 महीने का मतलब, जैसे अगर हम अ, अभी 2-3 दिन में क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। पहले 5 महीने हम क्या करेंगे और आखिरी 1 मंथ क्या करेंगे। आखिरी 1 मंथ में डेली क्लास हुआ करेगी टैक्स प्लानिंग की। ठीक है, ये टैक्स प्लानिंग की है। और पहले 5 मंथ में हम जो कोर्सेज हैं उनको 5 दिन पढ़ाया करेंगे, 5 डेज पढ़ाया करेंगे। शाम के टाइम पे रोज क्लास होगी, टाइम फिक्स है। अब वो चूंकि ऑब्वियसली मौसम के हिसाब से कभी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि या तो सीए भी कर रहे होते हैं या जॉब भी कर रहे होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो जल्दी क्लास में आ नहीं पाते। तो मैंने आइडियल टाइम देखा है कि वो आराम से घर पहुंचे, थोड़ा आराम किया, फिर क्लास ले सकते हैं। तो वो 7 बजे के करीब टाइम होता है, 7:30 बजे के करीब टाइम होता है। ये आप सबसे कंसेंट के साथ टाइम फिक्स किया जाएगा। जो भी बच्चे होंगे शाम का टाइम फिक्स किया जाएगा। 5 डेज का आपको 1-1.5 घंटे के लिए रोज आना पड़ेगा, ताकि आपके ये कोर्स पढ़ाए जाए। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ने चाहा कोई ऐसी सिचुएशन अल्लाह करे ना आए कि जो रुकावट बने, वरना इंशाल्लाह 6 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात थी, किसी बच्चे ने सवाल पूछा था। उसके अलावा भाई अगर सवाल किसी का मिस हुआ है। अच्छा जी, फिर है, अच्छा इसमें और कोई सवाल है भाई। क्लासेस फिजिकल इस्लामाबाद से होंगी, तैयब। और इस्लामाबाद के अलावा अगर आप जैसे करीब के सिटी में हैं तो आप आ सकते होंगे, तो आइएगा, या कभी कभी मिलने के लिए आइएगा। अगर करीब किसी सिटी में है तो पिंडी में है या केपीके से हैं, इस्लामाबाद में आ सकते हैं। कराची के स्टूडेंट्स को और बाकी जो दूर दराज हैं तो उनको ऑनलाइन लेना होगा कोर्स को। टैक्स बार के बारे में एक सवाल था, शहबाज सुनिएगा बेटा, टैक्स बार के बारे में क्लेरिफिकेशन सारे दोस्तों को दे दूं। क्लासेस ये हाइब्रिड ही हुआ करेंगी जी, बिल्कुल लाइव भी होंगी। देखिए मैं एक बात बताऊं, रिकॉर्डेड वर्जन में इस कोर्स को उस वक्त करूंगा, रिकॉर्ड कम 100% के जी। मैं अब जिस दिन मैं समझता हूं ना ये कोर्स मैंने परफेक्ट डिलीवर कर लिया है, तो उस दफा मैं इसको करूंगा रिकॉर्डेड वर्जन के। भाई अब मैं क्या बेहतरी कर सकता हूं, और मुझे परफेक्शन अभी तक नहीं दिख रही। तो इसमें कोई चांस नहीं है कि मैं इस बैच में कोई रिकॉर्डिंग दूंगा, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब खुद ही देख रहा हूँ चीजों को कि चीजें चेंज हो रही हैं, नई नई चीजें ऐड करनी पड़ रही हैं, तो मैं रिकॉर्डेड वर्जन को अभी नहीं कर रहा। आई विश कि इसको रिकॉर्डेड करके एक साथ आपको अवेलेबल कर दूं, ताकि आप अपनी पेस से तेजी से पढ़ना चाहें तो तेजी से पढ़ पाए, आपको इंतजार ना करना पड़े कि सर कल क्या पढ़ाएंगे। मगर वो अभी मैं नहीं कर रहा, इस बैच में भी नहीं कर रहा, अगले बैचेस में देखेंगे। तो आपका तो लाइव चलेगा, हाइब्रिड चलेगा। और इस्लामाबाद नॉर्थ की तरफ सबसे बड़ी जो मेरी मोटिवेशन थी, मैंने आपको गिनवाऊं ना, तो ऐसी थी जिसके बाद मैं रेजिस्ट नहीं कर सका। एक उसमें था फिजिकल क्लास। कराची में फिजिकली आना बच्चे का मुमकिन नहीं रहा, नहीं आ पा रहा रास्तों की वजह से। वो जो उसके हालात है ना, तो वो बेचारा घर से ही पढ़ पा रहा है। तो मुझे इसीलिए नॉर्थ की ज्यादा अट्रैक्शन आई कि मैं फिजिकली पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे सामने हो, उनकी मेंटोरिंग बड़ा अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है, जो दोस्त अभी सीए कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गाइडेंस ये है कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लें और अपने पेपर पे फोकस रखें। आपके सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं, मगर इस कोर्स को हम डिले नहीं कर सकते। कोर्स शुरू हो जाएगा, आप उसके बाद आके इस कोर्स को स्टार्ट ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इस कोर्स को आप जब ज्वाइन करोगे तो इसकी आपकी रिक्वेस्ट पे इसका जो ड्यूरेशन होगा आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है आपके पास लेक्चर की अवेलेबिलिटी थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगी। 6 महीने के बाद भी हम आपको एक्सेस देंगे ताकि आप कवर कर सको। बाकियों के लिए जैसे खत्म हो जाता है एक्सेस, आप बच्चों के लिए
जिसकी कोई मजबूरी है मिड में ज्वाइन करेगा, हम थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देंगे। और इवन उन दोस्तों के लिए जो समझते हैं कि नहीं हमें 5-6 महीने के बाद भी कुछ अरसा ये एक्सेस चाहिए, हम दे देंगे आपको, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे। वो मुझे एडमिन जरा बोल रही होती है कि आप इसको पोर्टल की चार्जेस बोल दें, बट वो भी मैं देख लूंगा, टेंशन ना लें। ठीक हो गया भाई? कोई सवाल? अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन और फी के लिए ये देखो बेटा, राइट पर्सन, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इनसे। कोई प्रॉब्लम होगा, ये नंबर है आपके लिए, आपका भाई हाजिर है। प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करें, कॉल करें, ठीक है? अदरवाइज वो आपको गाइड कर देंगे सारे, ठीक है? हेड ऑफिस में जी बेटा, मैं हेड ऑफिस में हूँ इस वक्त, इस्लामाबाद में हूँ, हेड ऑफिस में हूँ। अब देखिए जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना वक्त के साथ। पहले एक जगह पे थे, एक ऑफिस में थे, अब पूरे मुल्क के लिए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑब्वियसली हम आपको, मैं अब ऑब्वियसली बात है, मैं एज अ टीचर हूँ, एज अ मेंटोर हूँ, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है, मेरे डिपार्टमेंट की बड़ी करम नवाजी है, मेरे सीनियर्स का बड़ा करम और मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, अच्छे लोग मिले, मेंटोर्स मिले, तो इस जगह पे हम पहुंचे हैं, ठीक है? तो अब वो ऑब्वियसली कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी चीजें, शायद आपका भाई उसमें अच्छा काम कर सकता है, तो इस वजह से मुझे एक ऐसी जगह पे पोस्ट किया गया, तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी वजह से मेरी अपनी बड़ी ग्रोथ होगी, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे हेड ऑफिस में हूँ। बाकी डिटेल वक्त के साथ आपको बताऊंगा जो जो बताने की होगी, ठीक है? चलो भाई, क्लियर हो गया भाई? एम्प्लॉयर अगर कहते हैं डज नॉट डिडक्ट 100% टैक्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, गवर्नमेंट डिडक्ट 75% टैक्स विच was ceased to have effect from 30 जून। ये एक स्पेसिफिक सवाल है उजेर बेटा, इस किस्म के स्पेसिफिक सवाल आप मुझसे फोन पे पूछ लो। अभी ओरिएंटेशन पे महदूद रहना चाहता हूँ, ठीक है ना बेटा? कोई स्पेसिफिक क्वेरीज जो है तो आराम से मैं आपके लिए आंसर करूंगा भाई। MSA, MSA स्टैंड्स फॉर, नाम बताओ। लव यू सर, तो लव यू मोर बेटा, लव यू मोर बेटा, खुश रहें बेटा। होप के आपका आज का सेशन यूजफुल था, ठीक है? टेक्स्ट बार, यस बेटा, टेक्स्ट बार, वो बार बार चूंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, टेक्स्ट बार वाली, अच्छा किया उजेर। देखो बेटा, टेक्स्ट बार में जैसे एक मिसाल देता हूं, कराची टेक्स्ट बार एसोसिएशन, ओके, लाहौर टेक्स्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद टेक्स्ट बार एसोसिएशन, और फिर पाकिस्तान टेक्स्ट बार एसोसिएशन। हर सिटीज की एसोसिएशन है, पाकिस्तान की एसोसिएशन से। ये टैक्स बार क्या है? ये बार जो है टैक्स बार, ठीक है, ये वकीलों की एक किस्म की एसोसिएशन है। तो एक तो आम LLBs होते हैं, सिंध बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान है ना बार एसोसिएशन, टैक्स की अलग बार है। और इसमें मेंबर बनने के लिए आपको लाजमी है, तीन में से एक चीज आपने की हो, या तो आप LLB हो, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर आप ITP हो। याद रखो, ITP भी इस बार एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है। और ऑब्वियसली काफी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ITP में रजिस्टर हुए कोर्स के बाद, और फिर बार के भी मेंबर बन गए, ठीक है? बार एसोसिएशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंबरशिप इसमें चाहिए होती है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो, आपकी बारी आती है, इंटरव्यू लिया जाता है, आपको फिर ये मेंबर बना देते हैं, आपको फिर कार्ड देते हैं जी, ये आप इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हो। शहबाज, ठीक है बेटा? उसके लिए आपको सिर्फ एक इंटरव्यू बार खुद करता है, और टेक्स आएगा तो बेटा क्या पूछेंगे, खत्म बात। ये कोर्स करने के बाद आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है, यकीन करें आप शायद कल ना इतने पैसे बना रहे हो कि आप शायद कहें कि बार के एसोसिएशन की मुझे जरूरत ही नहीं है। ITP में रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है? बिलाल बेटा, आपको पहले भी इस पे थोड़ा मैंने गाइड किया था या नहीं किया था, बताओ, उस हिसाब से गाइड करो बेटा। पहले गाइड किया था बेटा? बिलाल, बात हुई थी पहले या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, ठीक है बेटा। अब पहले एक काम करो बिलाल, कराची में कहाँ पे हो अभी इस वक्त आप? हैदराबाद में हो, कराची, ठीक है। अब आप एक काम करो, अवेश को मैं कहता हूं, बल्कि अगर आप भी एक सेकंड दो, अवेश को मैं कहता हूं, अवेश तुम्हें पूरे ये पेपर बनवा देगा, उसको मैंने ट्रेन किया हुआ है अवेश को इस काम के लिए, रुकना जरा।
अस्सलाम वालेकुम अवेश बेटा, एक काम करो, अपने जो स्टूडेंट हैं बिलाल, बिलाल आप जानते भी हैं, वो आपसे रब्ता भी करेगा, उसको आईटीपी की रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस करवाओ उसका, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह सारी वो करवा लो। चलो भाई, वो नंबर भी इसने भेज दिया है तुम्हें। हाँ ठीक है बेटा, अवेश सही है, उसको जरा देख लो बेटा, इसको देख लो। फिलहाल बेटा ये नंबर दे दिया है मैंने, अभी अवेश से एक सेटिंग रखो, अवेश बेटा इसको पूरा आपने पूरी ब्रीफिंग देनी है, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन का फी कितनी है आजकल, 1,000 रुपये है या 500 रुपये है? तो सीटीओ कराची, अगर ये कराची में है तो सीटीओ कराची का बता देना इसको। हाँ, 1,000 रुपये की बेटा एक फी है, एक फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर वो इंटरव्यू कॉल करेंगे और फिर सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो अवेश आपको कर देगा बेटा, अवेश ठीक है भाई। आप में से जिसको भी आईटीपी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रोसीजर है, और हमारे पास जो मैंने आपको ऊपर नंबर दिया था सर अवेश का, एडवोकेट अवेश का, उससे राब्ता कर लें, मैंने उसको पूरा ट्रेन किया। अवेश ट्रेन हो ना भाई, मुझे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर बोलोगे तो मैं भी कर दूंगा। बच्चों की खिदमत है भाई, ये करते रहना, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला रेलिवेंट है बेटा, उजेर इकोनॉमिक्स रेलिवेंट है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप अकाउंटिंग की चीजें पढ़ रहे होते हो, बाकी चीजें पढ़ रहे होते हो, मेरे ख्याल से बिल्कुल रेलिवेंट है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं करता हूं एंड। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा बिल्कुल गला जो था वो बिल्कुल जैसे चोक हुआ हुआ था और काफी तकलीफ थी। अल्लाह का नाम लिया, स्टार्ट किया, और मैंने आपको कहा कि मैं 7-8 घंटे के सेशन के बाद मेरा गला खराब नहीं हुआ था। आपका मैं तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन लेने के बाद भी वही फीलिंग ही है कि गला फर्दर खराब नहीं हुआ। अब मुझे आराम करना चाहिए, ठीक है। अब मैं चुप हो जाऊंगा और खामोशी से इस्लामाबाद की एलर्जी का नहीं नहीं, ये इस्लामाबाद की एलर्जी नहीं है, एक्चुअली वो बस ठंडे गर्म की ना बद एहतियाती है। चलो बेटा, खुश रहो, जजाकल्ला, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और जिस भी बच्चे को ग्रुप में नहीं पता, प्लीज स्टाफ से, मिस सितारा और अवैस से कांटेक्ट करके रेलिवेंट ग्रुप में आ जाएं। ये कमेंट में ग्रुप भी शेयर कर दिया गया है, इसको ज्वाइन कर लें। लाहौर, हाउ कैन यू मीट मेट, बेटा मैं इसमें आ रहा हूँ लाहौर एक दिन। ये मनाबी का कैंपस का लॉन्च है, इसी महीने की एंड पे मैं इंशाल्लाह लाहौर चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा, चक्कर लगा रहा हूँ, जो मेरे लाहौर के बच्चे हैं इंशाल्लाह उनसे मुलाकात हो जाएगी। और चूंकि इस्लामाबाद हूँ, लाहौर के करीब हूँ, तो मेरा इरादा यही है कि लाहौर में भी जो दोस्त हैं उनके लिए आना जाना लगा रहेगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े टाइम में लाहौर आ जाऊं। और अगर नहीं तो आप इस्लामाबाद आते हो, मेरे पास मोस्ट वेलकम। 3 जगह आप मुझसे मिल सकते हो, घर पे भी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेला रहता हूँ। दूसरा, ऑफिस, एफबीआर हेड ऑफिस देखना है, आ जाओ, जहाँ पे सारे टैक्सेस लगते हैं, वो विजिट करवाऊंगा। और तीसरा जो है वो मेरा मनाबी का कैंपस है, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, कैंप फिजिकल क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी आप मिल सकते हो। थैंक यू भाई, खुश रहें, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। मुल्तान भाई, बिस्मिल्लाह, दुआ करें, इंशाल्लाह मुल्तान भी जल्द आएंगे। जजाकल्ला बेटा, अल्लाह हाफिज।